नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। लोकसभा में आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का रोड मैप पेश किया गया। सुनहरे सपनों की लंबी फेहरिस्त राष्ट्रपति के अभिभाषण की शक्ल में आप सबके सामने पेश हो गई। सरकार खुश, मंत्री खुश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड मैप में अपनी तस्वीर देखने वाले लोग खुश। किसे फिक्र है उन 24 परिवारों की जिनके लाडले कल हिमाचल में हाइडल पावर प्रोजेक्ट के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही से नदी में बह गए। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और इलाके के सांसद तक मौके का मुआयना करके लौट चुके हैं। दर्जनों नेता टीवी कैमरों के सामने सहानुभूति के 2 शब्द बोलकर अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके हैं। उधर मंडी के पास व्यास नदी में अब भी उन बदनसीब छात्रों और छात्राओं की लाशें तलाशी जा रही हैं। मैं यहां स्टूडियो में बैठकर सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूं और आप घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं। लेकिन जरा उन परिवारों की सोचिए जिनका बेटा डैम की कर्मचारियों की वजह से पानी में बह गया। उन मां बाप की सोचिए जिनका इकलौता बेटा इंजीनियर बनकर उनकी बैसाखी बनने से पहले कंधों पर अर्थी का बोझ डाल गया। उन मां बाप के दर्द को महसूस कीजिए जो अपनी बेटी को इंजीनियर बनाकर उसके हाथों में मेहंदी रचाने का सपना पाले बैठे थे, लेकिन अब वो अपनी बेटी की चिता सजाने को अभिशप्त हो गए। क्यों हुआ यह सब? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि लारजी हाइड्रो पावर डैम के इंजीनियरों और कर्मचारियों ने नदी में सैकड़ों क्यूमेक्स पानी छोड़ने से पहले किसी को चेतावनी नहीं दी। मामूली सजा के तौर पर उन्हें सस्पेंड जरूर कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास व्यास नदी की तेज धार में घंटों मशक्कत के बाद कुछ की लाशें मिली हैं, बाकियों का पता नहीं। जिनके बेटे बेटियों की खबर नहीं मिली उनके परिवारों को अभी भी कुछ उम्मीद है, लेकिन नाउम्मीदी का अंधेरा उम्मीद पर भारी है। इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी छात्र अपने परिवारों के चिराग थे, उम्मीद थे, ख्वाब थे। किसे पता था कि जिन्हें कल इंजीनियर बनकर जिंदगी की ऊंचाइयां हासिल करनी है, अपने परिवारों का सहारा और गौरव बनना है, उनकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर थम जाएगी। ये लड़के लड़कियां सरकारी सिस्टम और डैम से अचानक पानी छोड़ने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। व्यास नदी में डैम से इतना पानी छोड़ने से पहले चेतावनी जारी की जाती तो शायद ये जाने न जाती। अब उनके घरों में मातम है और इधर नेताओं के बयानों की झड़ी लग गई है। दौरे हो रहे हैं, डैम के कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 24 होनहारों के नदी में बह जाने का कसूरवार कौन है? बांध से पानी छोड़ने से पहले क्यों नहीं किया गया अलर्ट? और हर बार हादसों के बाद ही क्यों जगती है सरकारें? सबसे बड़ा सवाल। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट, कुछ तस्वीरें जो आपको रुला सकती हैं। बस 30 सेकंड में क्या से क्या हो गया। हाहाकार की शक्ल में सैलाब आया और बहा ले गया 24 होनहारों को। 24 घरों के चिराग देखते ही देखते बह गए उस तेज धारा में। ये उन नौजवानों की हंसती मुस्कुराती आखिरी तस्वीर है। हिमाचल के मंडी में व्यास नदी की तलहटी में उतरे थे हैदराबाद से आए इंजीनियरिंग के ये छात्र। अचानक मंडी के पास लारजी बिजली परियोजना के बांध से पानी छोड़ा गया। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। 18 लड़के और 6 लड़कियों को अपने साथ बहा ले गए। वक्त इतना भी नहीं था कि वो भाग सके। किनारे पर खड़े दोस्त मजबूर थे अपनी आंखों के सामने सैलाब में बहते दोस्तों की चीखें सुनने को। वर्स्ट पार्ट इज द रेस्क्यू टीम जो है वो 3 घंटे तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था उससे। 24 of us were drowning. We lost our friends in front of our eyes. और अगर ये रिस्पॉन्स टीम समय में रिस्पॉन्ड होता तो शायद करीब 10-15 लोग बच जाते वहाँ पे। और कोई साइन बोर्ड नहीं था वहाँ पे। जब नीचे उतर रहे थे कोई भी साइन बोर्ड नहीं था। बस सवाल सिर्फ एक है, ये दर्दनाक हादसा था या जानलेवा लापरवाही? 3 घंटे बाद मौके पर बचाव दल आया, गोताखोर आए, 5 छात्रों के शव मिले। घरों में मातम है।
दादी दहाड़ मारकर रो रही है। किसी बहन को भाई के लौट आने का इंतजार है। कहीं पिता अपने लाडले के लिए सुबक रहा है, तो कहीं माँ कलेजे के टुकड़े को ढूंढ रही है। हम किसकी तस्वीर दिखाएं, किसका हाल सुनाएं? 24 के 24 घरों की यही कहानी है। बेटा कहकर गया था कि जल्दी लौट आएगा, सो माँ की आंखें नम हैं, अब भी इंतजार कर रही है, काश दरवाजे पर कोई दस्तक हो जाए और वो लौट आए। 14th को फिर आएंगे, नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दिया उन्हें। उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? बांध से पानी छोड़ने से पहले अलर्ट क्यों नहीं किया गया? हिमाचल के मुख्यमंत्री भी आए मौके के मुआयने का फर्ज अदा करने। पूछा गया कि स्थानीय लोगों ने कहा है हूटर नहीं बजा, तो निहायत ही बेशर्मी से बोले हाकिम कि आरोप लगाने वालों की राजनीतिक विचारधारा जांचनी पड़ेगी। लोकल लोगों का ये कहना है कि हर रोज ये पानी छोड़ते हैं और कभी भी इनका वार्निंग सिस्टम काम नहीं करते, और कभी भी जो इनका हूटर नहीं बजता, सारन ये डिपेंड करता है कि जिस लोकल आदमी आपसे बात की उसकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। ब्यास नदी में जाने धिक्कार है ऐसी हंसी पर, ऐसे जवाब पर और ऐसी सरकार पर। हिमाचल के बुजुर्ग सुल्तान को जरा भी हिचक नहीं हुई अपने सूबे की लापरवाही के सच को झूठ बताने में। तपाक से बोल दिया अलार्म बजा था, घटना पहली बार हुई, ये बताकर खुद को क्लीन चिट दे दी और उल्टे सलाह दे डाली कि छात्रों को नदी में भेजने वाले टीचर्स को सावधान रहना चाहिए था। हूटर बजा था, मगर वहाँ पर सुनाई दिया या नहीं अलग बात है। हूटर बजा था और लोकल लोगों ने भी उनको कहा कि भाई आप दरिया में मत जाइए। ये जो बस के सवारी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ जो टीचर्स थे, उनको भी नेसेसरी प्रिकॉशन जो है वो बरतना चाहिए था। फिलहाल मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना किया कि 2 इंजीनियर बर्खास्त हो गए, मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दे दिए गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौके पर गईं, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी। ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं पहले भी हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हादसों के बाद ही क्यों जागती हैं सरकारें? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल यही कि हिमाचल में जो कुछ हुआ आपने देखा, तस्वीरें देखी, हमारे पास लिस्ट है, फेहरिस्त है 25 छात्रों की, जिसमें से 24 इस दुनिया में हैं या नहीं कहा नहीं जा सकता। 5 लाशें मिल चुकी हैं नदी में बहे। इसमें अनीस है, इसमें अंकुला है, इसमें लक्ष्मी है, इसमें शिवा है, इसमें विष्णु है, इसमें वेंकटा है, इसमें बहुत सारे नाम हैं। ये पता नहीं इस दुनिया में है या नहीं है। हम सब उसकी सलामती की दुआ करेंगे अगर इनमें से कुछ बचकर लौटते हैं। परिवारों में मातम है, नेता वहां पहुंच रहे हैं, बयानों की झड़ी लगी है, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने घरों में होंगे, नेता भी, और कई बार नेता जो अभिनेता की तरह मौके पर जाते हैं वो भी। दर्द में तो वो परिवार होगा जिसके बच्चे लाडले उस नदी में बहे या उस बहती धार में शिकार हुए। हम इस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे उस मानसिकता को कि समाज, सिस्टम, सरकारें और जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से बचकर भी ऐसे हादसों का इंतजार फिर क्यों करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है हम अंजलि क्वात्रा, डिजास्टर मैनेजमेंट की एक्सपर्ट हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता मुंबई से, संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता, और एसएस गुलेरिया हैं, डीआईजी एनडीआरएफ हैं। संबित पात्रा और प्रियंका चतुर्वेदी, हम लोग सबसे बड़ा सवाल में हर रोज बहस करते हैं और काफी हीटेड डिबेट भी होती है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। आज मुझे लगता है आत्ममंथन का वक्त है प्रियंका और संबित पात्रा, और अपने भीतर झांकने का वक्त है पॉलिटिकल सिस्टम को, सरकार को, और जो लोग जिम्मेदार होते हैं ऐसे हादसों के लिए उनको, और लापरवाहियों के लिए जिम्मेदार अफसरों और अधिकारियों को, कि क्यों होती है ऐसी मौतें और क्यों होते हैं ऐसे हादसे। प्रियंका, जो कुछ हुआ पहले आपसे सुनना चाहूंगा, क्या कुछ मलाल है? लगता है कि बहुत सरकार या सिस्टम या डैम पर जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी नाकामी है, या सिर्फ मान लें कि ये बच्चे थे वो लापरवाही में गए, तस्वीरें खींचने गए और उसके बाद शिकार हो गए, जैसे कि आपके कुछ अफसर और वहां जो नेता जा रहे हैं वो कह रहे हैं। प्रियंका, मेरे ख्याल से प्रियंका चतुर्वेदी को शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। मैं दोबारा प्रियंका चतुर्वेदी से बात करने की कोशिश करूंगा, प्रियंका को कनेक्ट करें, जरा समझते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पहला मौका है
लेकिन नदियों के आसपास के जो सूबे होते हैं वहां ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। 24 बच्चे लाडले पानी में बह गए, मुख्यमंत्री उस सूबे के कहते हैं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। उसके बाद जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि सर ये लोग बता रहे थे कि हूटर नहीं बजा था, हूटर मतलब जहां डैम है, डैम से कुछ दूरी पर ये बच्चे व्यास नदी में गए थे, डैम से पानी छोड़ा गया, अगर पानी छोड़ा गया उसके पहले सायरन बजना चाहिए था, जगह जगह ऐसी ताकीद के लिए बोर्ड होना चाहिए था ताकि बच्चे उस पानी में नहीं जाते, और बाहर से टूरिस्ट जाते हैं इसके लिए और भी इंतजाम होने चाहिए थे। हूटर नहीं बजने की शिकायत करने पर आदरणीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कहते हैं ये डिपेंड करता है कि उसकी विचारधारा क्या है। शर्म आती है मुख्यमंत्री के इस बयान पर, और निंदा करनी चाहिए मुख्यमंत्री के इस बयान की कि जिस सूबे में 24 बच्चे पानी में ऐसे बह गए, उस सूबे के मुख्यमंत्री जहां डैम की कर्मचारियों की लापरवाही से पानी में सैकड़ों क्यूबिक पानी छोड़ा गया, वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं जब सवाल पूछा जाता हूटर क्यों नहीं बजा तो विचारधारा, ये डिपेंड करता है किसकी विचारधारा है, और विचारधारा वाले शिकायत कर रहे हैं हूटर नहीं बजा, लेकिन उस जो 24 बच्चे उस पानी में बहे वहां जो मौजूद थे चश्मदीद उन बच्चों के दोस्त, उनका कहना है वहां हूटर नहीं बजा, सायरन नहीं बजा। प्रियंका, आपसे सुनना चाहूंगा कि क्या लगता है क्यों हुआ यह हादसा? क्या यह आत्ममंथन चिंतन का वक्त है सरकार को, सिस्टम को? प्रियंका, प्रॉब्लम है तो इसको चेक करने की जरूरत है। चलिए स्टूडियो में लौटते हैं, हमारे साथ हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की अंजलि क्वात्रा। अंजलि, तस्वीरें हमने दिखाई और इसमें हम आरोप प्रत्यारोप पर जाने से पहले क्या माने कि इसमें सरकार लापरवाह है या नहीं, सरकार की लापरवाही है कि नहीं? सरकार की जब मैं बात करता हूं तो उस डैम पर बैठे हुए इंजीनियर और जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पानी छोड़ने से पहले 15-20 किलोमीटर तक कोई ऐसा हादसा न हो, इसके लिए जो भी मुस्तैदी होनी चाहिए थी वो सब जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार हैं, तभी इतनी मौतें हुई। और ये पढ़े लिखे बच्चे थे, ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ये मूर्खता पूर्व वहां चले गए, ना उनको कोई इन्फॉर्मेशन। एक राज्य टूरिज्म से इतना कमा रहा है, टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया, कोई टूरिस्ट कियोस्क नहीं है उनको बताने के लिए, एक हैंडआउट नहीं दिया जा सकता था कागज पे लिख के कि इस तरह से आप नदी के पास नहीं जाइए क्योंकि डैम से पानी रिलीज होता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि हर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और पावर स्टेशन का अपना एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग होना चाहिए, और उसके तहत सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम या सायरन होना चाहिए, क्योंकि ये आपदा तो एकदम मानव जनित है, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ वगैरह भी। अंजलि, उसमें एक चीज और कि कुल्लू मनाली का की जो सड़क है, मैं भी 5-6 बार गया हूं उस सड़क से, इवन व्यास नदी के किनारे, और व्यास नदी में भी हमने भी बहुत तस्वीरें खिंचवाई हैं। लेकिन सवाल उठता है कि दुनिया भर से लोग वहां आते हैं, देश भर के लोग जाते हैं, आपने अगर सायरन बजाया, जो हमारी पुख्ता जानकारी है कि सायरन की आवाज वहां नहीं पहुंची, हमारे संवाददाता वहां थे, कहा जा रहा है हर जगह बोर्ड होना चाहिए कि आप यहां पानी में न उतरे, लेकिन वहां ऐसा कोई बोर्ड नहीं था, ये आज भी तस्वीरें इसकी गवाह है। तो वहां और भी इंतजाम होने चाहिए कि लोग, मान लो सायरन बजा, किसी को लगे किसी मिल की आवाज है, कैसे समझेगा? बाहर से जहां टूरिस्ट जा रहा है, गांव वाले तो समझ जाएंगे, उस सायरन से रिलेट करेंगे, लेकिन बाहरी टूरिस्ट कैसे समझेंगे? मगर जो दिख रहा है सामने यहाँ पे, ना गांव वाले या लोकल बॉडीज भी इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हैं। एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, एक जिसमें सूचना प्रसारण का, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के जो भी इंचार्ज हैं, जो वहां पे पर्सनल हैं, और उनका कम्युनिकेशन, जो सूचना जानी चाहिए, स्पेशली जैसे अचानक पानी रिलीज किया या कोई बाढ़ का पानी को इनफ्लो आ रहा है डैम में, या कोई ब्लॉकेड आ रही है, इसकी इंफॉर्मेशन एकदम लोकल बॉडीज तक जानी चाहिए, जो कि वहां की जनता को, और उसके बाद जो सड़क से जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको अलर्ट करिए, और उसके बाद इतनी वहां व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई नीचे ना जाए, क्योंकि कोई जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाएगा। चलिए, हमारे साथ हैं डीआईजी एनडीआरएफ एसएस गुलेरिया साहब। एसएस गुलेरिया साहब, मुझे तो सुनकर, देखकर, तस्वीरें देखकर कहें तो सच कहें रोना आ रहा है। उन परिवारों के बारे में सोच सकते हैं जिन परिवारों के लाडले लड़के, छात्र जो घूमने गए, स्टडी टूर पर गए, पिकनिक पर गए, और जो कुछ भी हुआ सरकारी लापरवाहियों के शिकार हुए। गुलेरिया साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे हादसे को? ये बहुत दुखद घटना है, और ऐसी घटनाएं हमारे देश में ना हो, इस तरह से ये सारी जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं बहुत दुखदायी होती हैं, और हमें प्रयास करना चाहिए कि इन घटनाओं को कम से कम किया जा सके, ना हो। ये क्यों हुआ गुलेरिया साहब, इसमें क्या हुआ? आपकी टीम वहां, पहले तो ये जानना चाहूंगा कि कितनी उम्मीद है वहां, अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं, कितनी उम्मीद है, क्या हो सकता है, क्या खबर आ रही है?
देखिए, उम्मीद तो ये है कि सुबह से हम इस ऑपरेशन में लगे हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में, और जिस जगह पे ये घटना घटी है वहां से लेकर पंडोर डैम तक पूरे इलाके की हम पूरी छानबीन कर रहे हैं, पानी के बीच में भी और नदी के दोनों किनारे भी हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई जिंदगी अगर अभी भी हो, कोई जीवित हो तो उसको बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां वहां पे देख रहे हैं और जिस तरह से कल अचानक था, उससे उम्मीदें जो हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी अक्सर जो है कृष्ण में होते हैं और हम अभी भी इस उम्मीद में हैं कि अगर कोई जीवित हो और हम उसको बचा सकें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो। कि मैं चाहूंगा लगातार दर्शकों को उन युवाओं की तस्वीरें भी दिखाई जाए बीच बीच में, ताकि समझ में आए कि होनहार लड़के जो आंध्र प्रदेश में, जो हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे, हो सकता है अगले 2 साल 3 साल 5 साल में जिंदगी के उस मुकाम पर होते कि कोई देश का नाम रोशन करता, कोई परिवार का नाम रोशन करता। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, सिस्टम की लापरवाही कहिए, इंजीनियर और डैम में जो लोग थे उनकी लापरवाही कहिए, उसका शिकार हुए। प्रियंका चतुर्वेदी, माफ करिए 2 बार आपसे बात करने की कोशिश की। प्रियंका चतुर्वेदी, चूंकि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं आप, आपकी सरकार है हिमाचल में, वीरभद्र सिंह का एक बयान मेरे सामने है जिसमें वीरभद्र सिंह ने कहा पहाड़ी राज्य में ऐसी घटनाएं हो जाती है, नदियों का जो राज्य है वहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये अलग बात है, यहां थोड़ा बड़े पैमाने पर हो गया। प्रियंका चतुर्वेदी। देखिए, यहाँ पे मैं बस 2-3 चीजें कहना चाहूंगी और मुझे समय दीजिएगा बोलने का। चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है, उन्होंने 2-3 चीजों को समझकर कहा है। पहले तो एक ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिमाचल, सब जानते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, वहाँ पे किसी तरह की कोई एरियाज हैं जो टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है। तो यही जहाँ पे घटना हुई है, अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, वो ऐसी जगह पे थे जो कि एक टूरिस्ट साइट नहीं था। दूसरी बात मैं कहूंगी, नहीं प्रियंका, एक मिनट, प्रियंका, ये रास्ते में ये लड़के सड़क से नीचे उतरे। हाँ, पहले चलिए वही मैं कह रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है, वो जहाँ पे उतरे हैं वो कोई टूरिस्ट साइट नहीं है, ना ही विजिटिंग साइट है। तो मैं ये नहीं कह रही कि उनको जिम्मेदारी पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ प्रियंका, आप गई हैं मनाली? बनकर एक मिनट प्रियंका, आप कुल्लू मनाली गई हैं? हाँ, मैं बिल्कुल गई हूँ। तो आपको पता है मंडी से लेकर मनाली के रास्ते में व्यास नदी बहती है सड़क के किनारे, और हर जगह जहां भी नीचे नदी है वहां लोग जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। नदी में लोग, चूंकि नदी में गहराई कम होती है, नदी के किनारे जाते हैं टूरिस्ट। सवाल उठता है कि अगर वहां से कुछ दूर, एक मिनट प्रियंका सुन लीजिए प्रियंका, अगर वहां से कुछ दूर डैम है और डैम से पानी छोड़ा जाने वाला है, इतना सैकड़ों क्यूसेक पानी, तो सवाल उठता है वहां इंतजाम होने चाहिए कि वहां कोई नीचे जाए तो इस तरह से धार की रफ्तार का शिकार ना हो। प्रियंका, लापरवाही यहाँ है। मुझे हैरत हो रही है कि आज भी आप इसमें कहीं न कहीं कुछ लूप होल्स देख रही हैं जिसकी वजह से ये हो गया। सरकार या जिन्होंने डैम में जो लोग थे वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका मतलब। नहीं अंजुम जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी, जहां जहां राज्य सरकार की को समझ में आ रहा है, जहां जहां फॉल्ट्स हैं, मैं कहीं ये नहीं कह रही हूं या डिफेंड करने की कोशिश कर रही हूं इस घटना को लेकर कि हम इसमें बिल्कुल ब्लेमलेस हैं। आपको एक बिगर पिक्चर समझने की जरूरत है। मैं मनाली गई हूं, पर जहां जहां टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां वहां उतरकर फोटो खींची जाती हैं, ना कि अगर रास्ते में मैं चल रही हूँ, मुझे जो स्पॉट समझ में आया वहां उतरकर मैंने फोटो खींची। और इसका उल्टा ये है कि जब मर्जी होगा डैम से आप सैकड़ों क्यूसेक पानी छोड़ दीजिएगा। प्रियंका, बिना सायरन के, बिना हूटर के, बिना चेतावनी के सैकड़ों क्यूसेक पानी छोड़ देंगे, वो गलती नहीं है। गलती यह है कि लड़के पानी के पास गए क्यों? हूटर बजा नहीं अंजुम जी, आप मेरे बिल्कुल शब्दों को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं बहुत स्पेसिफिकली आपको बता रही हूँ, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है, मैं डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बस दो पहलू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर वार्निंग बेल बजा था, अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे सुनाई नहीं दिया। तो हो गया ना, सुनाई नहीं दिया ना। एक मिनट प्रियंका, सुनाई नहीं दिया। अगर वहां सुनाई नहीं दिया तो उस बजने का कोई मतलब नहीं है। ये तो नक्कार खाने में तूती की आवाज हो गई कि आपने एक सायरन बजाया, वो सायरन कॉलबेल की रफ्तार से बजा दो, वहां घटनास्थल तक नहीं पहुंचा, सायरन की आवाज नहीं पहुंची। अंजुम जी, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बार बार कह रही हूँ, जो इसमें गलत पाई जाएंगे उन पे एक्शन लिया जाएगा।
मैं आपको बार बार यही दोहराऊंगी कि मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर आपको पूरी सिचुएशन समझना जरूरी है। मैं बस वही कोशिश कर रही हूँ। दुर्भाग्य ये है कि जो नेता हैं और सरकार में जो लोग होते हैं, सत्ता चलाते हैं, वो सिचुएशन नहीं समझते हैं, जिंदगियों की कीमत नहीं समझते। प्रियंका, आपने 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया आज इतना मीडिया हाइप के बाद। 1 मिनट प्रियंका, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। मेरे सवाल का पहले जवाब दे दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्रियंका, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पर पहले आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। इस सवाल का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद सवाल सुन लीजिए। उसके बाद 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर देने से, जिन्होंने सैकड़ों क्यूसेक या क्यूमेक्स, जो उससे ज्यादा बड़ा पैमाना होता है, 450 क्यूमेक्स पानी छोड़ा, उनमें से 3 कर्मचारियों को जब ये मौतें हुई सस्पेंड कर दिया। मैं पूछता हूं, अगर ये 24 जाने गई, जिसके परिवार और रिश्तेदार में सैकड़ों लोग आज छाती पीट कर रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है, क्या ये सब वापस लौट जाएंगे? देखिए अंजुम जी, ये दुखद घटना में मैं यही कहूंगी, उनकी जिंदगी वापस नहीं आ सकती है। और मैं कहीं भी ये कहने की नहीं कोशिश करें ये 3 इंजीनियर्स पे एक्शन लेकर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। मैं आपको बार बार एक चीज दोहराने की कोशिश कर रही हूँ और रिपीट करने की कोशिश कर रही हूँ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जहां जहां फाइनल रिपोर्ट में गलतियां पाई जाएंगी वहां वहां पे एक्शन लिया जाएगा। वो स्टेट गवर्नमेंट कमिटेड है। पर यहाँ पर ये कहना कि हमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती हमारी, या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की मौत हुई है। प्रियंका एक जानकारी दे दे। प्रियंका, जो हमारे पास जानकारी है, 6 से 7 महीने से वह हूटर खराब है, उसकी आवाज नहीं आती है। अगर है तो साइलेंट मोड पर है, जो सिर्फ उस डैम में जो लोग बैठे हैं उन्हीं को आवाज सुनाई देती है। और दूसरी बात प्रियंका, सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मौके का मुआयना करते वक्त जब उनसे कोई पूछता है कि सर बताया जा रहा है कि हूटर नहीं बजा था, तो वीरभद्र सिंह कहते हैं ये डिपेंड करता है कि उसकी विचारधारा क्या है। अब ये बताइए कि सवाल पूछने वाला जो पूछता है कि हूटर नहीं बजा, मुख्यमंत्री कहते हैं अब विचारधारा पर निर्भर करता है सुनने वाले का। प्रियंका, राजनीतिक विचारधारा, उनकी तरफ कहने का मतलब राजनीतिक विचारधारा है। बिल्कुल गलत नहीं अंजुम जी, ये आपके सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे होंगे कि हूटर नहीं बजा। मेरे पास फैक्ट रिपोर्ट है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है उसमें क्लियरली है कि हूटर बजा था। आपने खुद अभी कहा प्रियंका कि वहां तक आवाज नहीं गई, जहां पे आपने खुद कहा वहां तक आवाज नहीं गई, तो मैं वही बोल रही हूँ। हाँ, तो बजने का क्या मतलब है? हादसा जहाँ पे हुआ है वो करीब नहीं 1 मिनट, वो करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पे हुआ है। हाँ। तो हूटर अगर बजा है और उनको सुनाई नहीं दिया है, ये आप ये नहीं कह सकते कि हूटर खराब है 6 महीने से। अरे हमारे पास जानकारी हूटर खराब है, और अगर हूटर इस स्थिति में है कि उसके बजने न बजने का कोई फर्क नहीं है, खिंचवाने के लिए नहीं उतरी। चलिए संबित पात्रा, मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट बता सकती हूँ। चलिए बता दीजिए, आपके जो बता दीजिए। उस रिपोर्ट से 24 जाने नहीं लौटेंगी प्रियंका, उससे 24 जाने नहीं लौटेगी उस लापरवाही से। और वीरभद्र सिंह अगर ये कहते हैं अंजुम जी, इस तरीके का डिबेट करने से भी जाने नहीं लौटने वाली। आप इस तरह के डिबेट करने से हम एक्सपोज करना चाहते हैं वीरभद्र सिंह जैसे मुख्यमंत्री को। माफ करिए प्रियंका, इस तरह का डिबेट इसलिए कर रहे हैं ताकि पॉलिटिकल सिस्टम में वीरभद्र सिंह जैसे लोग अगर हैं जो कहते हैं कि नदियों के राज्य में ऐसे हादसे होते हैं, जो कहते हैं कि विचारधारा पर सवाल उठाते हैं। माफ करिए प्रियंका, हम ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे सत्ता में बैठे लोगों को एक्सपोज करने के लिए डिबेट कर रहे हैं। माफ करिए, फिर एक्सपोज होना चाहिए कि असहनशील लोग हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है प्रियंका। और हैरत हो रही है कि मातम मन रहा है 25 परिवारों में, 24 परिवारों। मुझे भी हैरत हो रही है, मुझे भी बहुत हैरत हो रही है अंजुम जी, मुझे भी बहुत हैरत हो रही है अंजुम जी। मुझ पर हैरत हो रही है, आप हैरत करिए वीरभद्र सिंह पर, हैरत करिए डैम के कर्मचारियों पर, हैरत करिए उन इंजीनियर पर जिनकी वजह से 24 मौतें हुई। प्रियंका, आप डिबेट पर हैरत मत करिए। पॉइंटिंग में लगे हुए हैं, आप पूरी रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आप पर कर रही हूँ, आप पर कर रही हूँ कि मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि आप फिंगर पॉइंटिंग में लगे हुए हैं, ना कि इसका सोल्यूशन ढूंढने में। अच्छा, सोल्यूशन 24 जाने चली गई, आप सोल्यूशन अब ढूंढेंगे? उत्तराखंड में, गोवा में, 24 जाने गई, उत्तराखंड में इतने लोग मारे गए, चलिए वहाँ प्राकृतिक आपदा का हवाला दिया, आप सोल्यूशन ढूंढ रही है प्रियंका। कोशिश ये करनी है कि आगे जाकर नहीं हो। चलिए, उत्तराखंड में जो नेचुरल डिजास्टर हुआ था, आप इसका कंपैरिजन प्लीज मत करिए। उत्तराखंड पे नहीं जाऊंगा प्रियंका। संबित पात्रा, मैं इस डिबेट को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था और पॉलिटिकल डिबेट है भी नहीं। दुर्भाग्य है, अफसोस है
24 मौतें हुई तस्वीरें देख रहे हैं। जो दर्शक तस्वीरें देखेंगे, मुझे लगता है अगर थोड़ी भी संवेदना होगी तो बहुत मुश्किल होगा देखकर उसके बाद सहनशीलता के साथ आप उसको जज करना। और उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि नदियों का जो राज्य होता है वो दुर्घटनाएं होती रहती है, और उसके बाद 2-3 को सस्पेंड कर दिया गया। संबित पात्रा, ये सरकारों की जो नाकामी है और सरकारों की असंवेदनशीलता है, उसी का नतीजा होता है, ऐसे हादसे होते हैं। संबित पात्रा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले तो मैं कह दूं कि आज डिबेट में मैं कोई भी विषय पॉलिटिकल नहीं रखूंगा, ना तो मैं किसी पे आक्षेप करूंगा और न ही मैं अपनी आवाज़ को ऊंची करूंगा, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं आज वो वाकई बहुत सेंसिटिव होकर इस इशू को देख रहे हैं। वो हमारी लड़ाई नहीं देखना चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है या हम सब तमाम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पे वाकई एक बहुत संवेदना के साथ हम डिबेट करें तो ये डिबेट अच्छे दिशा में भी जाएगा। मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना था। पहला विषय है, जो बच्चे वहाँ गए थे वो पढ़े लिखे इंजीनियर्स थे, इसलिए अगर हूटर बजा होता, डैम के पास हूटर बजने का अर्थ क्या होता वो समझ पाते और वो उसी हिसाब से एक्ट भी कर पाते हैं। अब देखिए, दूसरा विषय जो मैंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से आ रहा है वो मैंने भी पढ़ा है। मैंने पाया कि अधिकांश बच्चे कहीं नदी के बीचों बीच नहीं थे, वो बिल्कुल किनारे थे। इसलिए दुख का विषय है कि ये कोई आपदा या त्रासदी के कारण जाने गई, ऐसा नहीं है। ये प्रिवेंटेबल डेथ्स थी, आराम से जाने बच सकती थी, नौजवानों की जाने, बच्चों की जाने। और जब ये बहुत प्रेशियस जान प्रिवेंटेबल डेथ में परिणत हो जाती है, देश के लिए इससे दुख का विषय कुछ नहीं हो सकता है। अब तीसरा विषय आपने बिल्कुल सही कहा, साइनेजेस और साइन बोर्ड्स होने चाहिए। जैसे मेरी बहन प्रियंका भी कह रही थी कि वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं थे, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, नदी के बीच में किसी को नहीं जाना चाहिए। मगर ये हम पॉलिटिशियंस और जो सरकारें हैं, हमारा ये दायित्व होता है कि हम वहाँ रिपोर्ट लगाए कि कोई भी यहाँ ट्रेसपास ना करे, यहाँ खतरा हो सकता है। इससे बच्चे पढ़े लिखे थे, वो बिल्कुल भी बीच में नहीं जाते। वहाँ पे वो हिंदी में लिखे हुए साइन बोर्ड थे। नहीं प्रियंका, गलत जानकारी है। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। प्रियंका, गलत जानकारी है, गलत जानकारी है प्रियंका। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। संबित पात्रा, माफ करिए डीआईजी साहब, आपसे इस सेगमेंट में कम बात कर पाया। अगले सेगमेंट में यह भी बात करूंगा कि क्या ऐसे हादसों को रोका जा सकता था या रोका जा सकता है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज शोक का दिन है, मातम का दिन है। देश के 24 होनहार इंजीनियर बनते छात्र, हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र स्टडी टूर पर निकले थे। हालांकि उनके साथ 52 छात्र छात्राओं का एक दल था, स्टडी टूर के लिए गया था। अलग अलग शहरों से होता हुआ ये दल कुल्लू मनाली जा रहा था। मंडी के पास हादसा हुआ। ये भी बता दें, ये छात्र अमृतसर जाने वाले थे, लेकिन जब पता चला कि स्वर्ण मंदिर में कुछ वहां हंगामा, झगड़ा, बवाल हुआ तो इन्होंने इरादा बदला और उसके बाद कुल्लू मनाली जा रहे थे। पिकनिक, स्टडी टूर दोनों एक तरह से साथ था। जो हादसा हुआ कि डैम से पानी छोड़ा गया, सैकड़ों क्यूसेक, 450 क्यूमेक्स, और उसके 450 नहीं 600 क्यूमेक्स, और उसके बाद 24 छात्र छात्रा व्यास नदी की धार में बह गए। 5 की लाशें मिली है, बाकियों का पता नहीं। एनडीआरएफ के जो डीआईजी हैं वो कह रहे हैं बहुत मुश्किल है बचना। कहा गया कि वहां हूटर नहीं बजा, सायरन नहीं बजा, जिससे उन छात्रों को पता नहीं चला कि पानी छोड़ा जाने वाला है। लेकिन कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह और प्रियंका चतुर्वेदी जो हमारे साथ डिबेट में, वो कह रही है हूटर बजा, हूटर की आवाज वहां तक नहीं पहुंची। तो पहला सवाल कि हूटर कैसा था जो बजा और उसकी आवाज 3-4 किलोमीटर तक नहीं पहुंची, और अगर हूटर की आवाज नहीं पहुंची तो उस हूटर के बजने का क्या मतलब। लेकिन जो हमारे वहां जानने वाले कुछ रिपोर्टर ने, हमारे संवाददाताओं ने वहां जो बात की, वहां जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं 6-7 महीने से हूटर खराब है। जरा सुनते हैं वहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। विशाल जी, क्या कहना आपका कि जिस तरह शोर मच रहा है कि चेतावनी नहीं दी गई और सायरन बजाना एक प्रोसीजर होता है, आपका क्या कहना है? जी, मैंने यहाँ इस इलाके में काफी समय काम किया। जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था तब हमने किसानों को लामबंद किया था, यहाँ पे मजदूरों को लामबंद किया था, यहाँ के मांगों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के। और उसके साथ साथ हमारी मांग ये थी कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद भी यहाँ के लोगों के जो हक हकूक है उनको मिलने चाहिए। उसी संदर्भ में जब आज मैंने उन लोगों से बातचीत की, किसानों से, किसानों के प्रतिनिधियों से, उन्होंने मुझे बताया कि 7-8 महीने से ये जो सायरन बाजार में है वो बंद पड़ा है, और यहाँ जो बाजार में सायरन है उसका जो साइज वो भी छोटा है, और वो जो है सफिशिएंट नहीं है यहाँ पे चेतावनी देने के लिए। सुना आपने प्रियंका कि 2 बातें हैं कि जो बड़ा सायरन है वो बंद पड़ा है, कोई सायरन है छोटा है वो सफिशिएंट नहीं है चेतावनी देने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी, देखिए, मैं बार बार वही दोहराऊंगी, जो मेरे सामने रिपोर्ट है मैं वही कहूंगी।
और मैं इसमें बार बार कुछ प्रूव करने की आप कोशिश कर रहे हैं, मैं उसमें ट्रैप में होने वाली नहीं हूँ। बहुत दुखद घटना हुई है, लोगों की जाने गई हैं। हमारे रिपोर्ट के हिसाब से हूटर बजा था। मैं कुछ प्रूव करना चाह रहा हूँ प्रियंका, बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, आप गलत इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। 24 छात्र छात्राओं की मौत हुई है, हम सिर्फ मातम मना रहे हैं, हम शोक मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि वीरभद्र सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो शोकमग्न हो और अफसोस जताएं और उसके बाद ऐसे हादसे न हो, कम से कम जुबान पर ताला बंद करें, ऐसे बयान न दें कि नदियों के किनारे सूबे में ऐसे हादसे होते रहते हैं। प्रियंका। अंजुम जी, मैं फिर से दोहराऊंगी और बहुत स्पष्ट तरीके से दोहराऊंगी। हमारे पास जो रिपोर्ट है उस हिसाब से हूटर बजा था। अनफॉर्चुनेटली वहां पर तक नहीं पहुंची थी आवाज। हो सकता है वहां पे गलतियां हुई हों जिसका करेक्टिव मेजर लेना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है और हम बिल्कुल उस पर एक्शन लेंगे। उनकी जो मौत हुई है वो अनफॉर्चुनेटली जो गए हैं वो वापस लौट कर नहीं आ सकते हैं, पर हम बिल्कुल उनकी मेमोरी में ये कोशिश कर सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसी घटना फिर से ना। चलिए प्रियंका, मैं आ रहा हूं संबित पात्रा, लेकिन उससे पहले डीआईजी की जिम्मेदारी बनती है, हम एक्सेप्ट करते हैं। एनडीआरएफ की बहुत अहम भूमिका होती है ऐसे मामलों में। डीआईजी साहब, आपने भी वहां जगह देखी, आपकी टीम वहां काम कर रही है लगातार, क्या वहां ऐसे हादसों को रोके जाने के लिए क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो वहां नहीं थी? क्योंकि जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए बहुत देर से आए, और जो हमारे पास जानकारी है 5-6 छात्र तो सिर्फ इसलिए डूब गए क्योंकि कुछ लड़कियां डूब रही थी, उनको बचाने के लिए जो गए वो बेचारे डूब गए। हो सकता है कुछ लोग बच गए हों, लेकिन जो बचाने गए वही डूब गए। तो क्या ऐसा होता जिससे ऐसे हादसे न होते? डीआईजी साहब। देखिए, ये जो प्रश्न आपने किया है ये अपने आप में पूरा इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि तथ्य मेरे सामने मौजूद नहीं है जी। मैं तो सिर्फ इस बात के ऊपर आपका ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं कि एनडीआरएफ की टीम का कार्य डिजास्टर रिस्पांस का है और जो टास्क हमें मिला है उसमें हम पूरी मेहनत से कार्य कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम वहां पर जो मिसिंग छात्राएं जो हैं उनको हम निकालें, ढूंढ निकालें। ये प्रयास हमारा जारी है। जहां तक इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस, डिजास्टर प्रिवेंशन, मिटिगेशन, डिजास्टर रिस्पांस, ये सारी चीजें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग का हिस्सा है और बढ़िया डिजास्टर प्लान जो है हमारे देश में जगह जगह बनने चाहिए, उनकी रिहर्सल होनी चाहिए, उनकी मॉक एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। एक कल्चर ऑफ सेफ्टी जो है वो हमारे देशवासियों में, हमारे बच्चों में, हमारे स्कूल्स में हर एक जगह आए ताकि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में ना हो और इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए, एनडीआरएफ के डीआईजी साहब बोल रहे हैं। संबित पात्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संबित, आ रहा हूं उसके बाद आपके पास, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। संबित पात्रा। देखिए अजीत जी, मैंने शुरू में कहा था कि मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स रखूंगा, नॉन पॉलिटिकल टेक्निकल पॉइंट्स। आप देखिए, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट के विषय में अभी डीआईजी साहब भी बता रहे थे, बड़ा दुख का विषय है। अभी थोड़ी देर पहले मैडम, जो क्वात्रा मैडम है, वो भी बता रही थी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके खुद के डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स होनी चाहिए। मगर आप देखिए, जो अभी 2012 और 13 में हमारे जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, सीएजी की रिपोर्ट, उसमें स्पष्ट लिखा है पूरे हिंदुस्तान में केवल 3 ऐसे स्टेट है, उड़ीसा, गुजरात और बिहार, इन तीनों स्टेट को छोड़ के कहीं भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ही नहीं। आप देखिए, पूरे स्ट्रक्चर में हर स्टेट में एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होना चाहिए। केवल स्टेट में ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होना चाहिए। मगर यहां ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं की गई है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2006 में सितंबर में बना था, 2006 से 2012 तक उनकी एक बार भी उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। आज तक कोई भी एक्शन प्लान नहीं बनाया गया है और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सीएजी बोल रही है। आप देखिए, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट को हम इतने लाइटली लेंगे, उत्तराखंड में जो थोड़े दिन पहले संबित पात्रा, एक मिनट रोक रहा हूं, कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। संबित पात्रा, जो माँ बाप के इकलौते बेटे थे, अभी कुछ तस्वीरें हम चाहते हैं ग्राफिक्स फिर से दिखाया जाए। जो बच्चे थे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, आप तस्वीरों को देखिए। विष्णुवर्धन रेड्डी बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, माँ बाप इसके किसान हैं। परमेश्वर, माँ बाप इसके किसान हैं। अब ये बच्चा, हम नहीं जानते हैं कि
दुआ करेंगे कि ये सलामत लौटे। लेकिन जैसा कि एनडीआरएफ के डीआईजी साहब ने कहा, माँ बाप का अकेला सहारा, इकलौता बेटा आशीष मंधा, बीटेक सेकेंड ईयर का इंजीनियर, पिता की मौत हो चुकी है। आप सोच सकते हैं उस परिवार की क्या स्थिति होगी। ऐसे परिवारों के बहुत सारे बच्चे, और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की हालत इस देश में, और संबित पात्रा जो कुछ कर रहे हैं, क्या समझें कि हम फिर अगले हादसे होंगे, फिर इसी तरह से हम डिबेट करेंगे। प्रियंका कह भी रही है कि हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इससे कुछ होता नहीं। देखिए, यहाँ पे जो नजर आ रहा है कि फेलियर हर लेवल पे है। ना राज्य सरकार का एक सब्जेक्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, ना उनकी प्लानिंग सही है, ना वो चेक कर रहे हैं अपने एरिया में जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेशंस हैं, उनकी डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या है लेवल, और ना ही लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि लोकल बॉडीज और कम्युनिटीज, इसका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। यहाँ तो कोई सूचना प्रसारण जैसे फ्लो ही नहीं है, कोई कि हादसा कैसे होता है, क्या हम लोग कोऑर्डिनेटेड वे में उसको हैंडल करेंगे। इसका मतलब है कि एक टोटल सिस्टम का फेलियर है। और जहां तक केंद्रीय की बात कर रहे हैं संबित पात्रा जी, जो एनडीएमए का जो एक्ट है उसमें मेरे को लगता है बहुत बड़ी वीकनेस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बनाया कि उस राज्य सरकार पे मैंडेटरी हो सके, कि उनकी जवाबदेही हो सके कि इतनी मौतें हुई हैं तो किसकी जिम्मेदारी है, ये कौन जिम्मेदारी ले रहा है। और सिर्फ सस्पेंशन और ये कोई उनको क्या फर्क पड़ेगा, सस्पेंड होंगे, कुछ दिन में बहाल हो जाएंगे, और उसके बाद बेहाल तो ये परिवार, 24 परिवार। उत्तराखंड डिजास्टर 20,000 से अधिक लोग मरे, उसका क्या रिपोर्ट निकला है आज, उसकी कमीशन का रिपोर्ट हमें बताइए इधर कि क्या है। कमीशन की रिपोर्ट से उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर ये है कि ऐसे हादसे दोबारा हो तो लोगों की जानें न जाए, उसके लिए वो क्या हो रहा है। तो हो सकता है रिपोर्ट 200 पेज 2000 पेज की कहीं ठंडे बस्ते में पड़ी हो, सरकार जिम्मेदारी तो किसी की जिम्मेदारी नहीं गई। और मैं एक आखिरी बात ये पूछना चाहूंगी डीआईजी साहब से कि हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस इतने कमजोर क्यों हैं? आखिर हमारे देश में भी टेक्निक्स, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए कि रात हो गई और नाइट विजन का कोई इक्विपमेंट नहीं हमारे पास कि हम कुछ भी उसमें कर सके। जवाब लेते हैं डीआईजी साहब। जी, पहले तो मैं पात्रा साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। एनडीआरएफ जो है वो एनडीएमए का एक ऑपरेशनल विंग है, और ये कहना कि एनडीएमए की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं बनी है, कोई प्लानिंग नहीं हुआ है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। एनडीएमए ने बहुत विस्तार से हर विषय के ऊपर, हर डिजास्टर के ऊपर गाइडलाइंस बनाई हैं, और वो गाइडलाइंस हर एक स्टेट को दी गई हैं। ये बात सही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और इसके ऊपर केंद्र सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें ज्यादा से हो। तो इसमें मैं चाहूंगा कि पात्रा साहब अपने आप को करेक्ट करें। और जहां तक ये मैडम का प्रश्न है कि रात के वक्त हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि रात के समय हम जो ऑपरेशन करते हैं वो बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ऑपरेशन करते हैं। वो इसलिए कि जब भी पानी के बीच में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है तो उस समय वहां की परिस्थितियां देखी जाती हैं कि हम ऐसा ऑपरेशन ना करें जिससे कि हमारे डिजास्टर रिस्पॉन्डर जो हैं उनकी जान को कोई खतरा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है गुलेरिया साहब, इससे पहले संबित पात्रा के पास जाऊं। गुलेरिया साहब, जैसे यहाँ भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो भी टीम है, एनडीआरएफ है और जो भी है, उनको पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, यहाँ भी लगा, और शायद समय पर रेस्क्यू टीम पहुंचे तो जाने बच सकती थी। इसको कैसे कम किया जा सकता है जो नहीं हो पा रहा है? हाँ जी, इसको कम करने के लिए हमारे पास एनडीआरएफ को, जैसे इस ऑपरेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि रात के वक्त जब ये घटना घटी तो हमने तुरंत वहां से अपने आप को मोबिलाइज कर लिया और हम वहां घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। रात के वक्त हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनकी सेवाएं नहीं ली जा सकती थी, क्योंकि रात को टीम को वहां से उठा के वहां ले जाना और बहुत ज्यादा सामान, बड़ा भारी सामान होता है, और हमने ये उचित समझा कि रात को बाई रोड जो है मूवमेंट किया जाए और सुबह जाकर जितना जल्द हो सके हम ऑपरेशन शुरू कर सकें। लेकिन हाँ, ये बात मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी होते हैं कि अगर उसमें एनडीआरएफ को बाई एयर जो है लिफ्ट किया जाए और वहां पे पहुंचा दिया जाए तो हम ऑपरेशन जो है और सही तरीके से, कारगर तरीके से और टाइमली कर सकते हैं। चलिए गुलेरिया साहब, एक 30 सेकंड में जवाब चाहिए कि जहां ये घटना हुई है, जहां अभी तक डेड बॉडी, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक कितनी डेड बॉडी निकल चुकी है? शायद 5। हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से 4 डेड बॉडीज अभी तक वहां पे रिकवर हुई हैं,
लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स 5 दिखा रहे हैं। चलिए छोटा सा जवाब पर जो ऑपरेशन कमांडर हैं, एक आईजी साहब हैं पुलिस के, छोटा सा जवाब कि वहां से कितने किलोमीटर दूर तक पानी में आप 4 डेड बॉडीज पानी में आप कितने किलोमीटर दूर तक आप ऑपरेशन कर रहे हैं और क्या कब तक ये ऑपरेशन चलेगा? ये 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो जहां पर ये घटना घटी है, और पंडोर डैम तक का जो इलाका है उस सारे के सारे एरिया को हमारी 2 टीम्स, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम जो है पूरा ऑपरेशन में लगी हुई है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम उस इलाके को क्लियर करें। लेकिन क्योंकि पानी की स्थितियां ऐसी हैं, नदी ऐसी है, तो इसमें अगर जो डूबे हुए हैं छात्र छात्रा हैं उनके शव जो है वो निकालने में समस्या आ रही है, क्योंकि पानी ऐसा है, पानी का कलर ऐसा है, डीप डाइवर्स बीच में जाते हैं तो करंट ज्यादा है और पानी बहुत मैला रंग का पानी है, तो ये इस तरह की समस्या आ रही है। चलिए रात के वक्त भी हम दोनों तरफ नदी के पेट्रोलिंग करेंगे और ऐसी कोई यस जी गुलेरिया साहब, देखिए ये भी एक दुर्भाग्य होगा कि हो सकता है बॉडी भी न मिल पाए, जो एक हिंदू रीति रिवाज में होता है अंतिम संस्कार। बहुत सारे माँ बाप उनका दर्द समझ सकते हैं, बच्चा लौटेगा नहीं लौटेगा इसकी उम्मीद में अभी भी हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा ना लौटे, इस दुनिया में ना हो, लेकिन माँ बाप अंतिम संस्कार भी शायद ना कर पाए क्योंकि उसकी बॉडी ना मिले। संबित पात्रा, वैसे पहली बात तो है मैं गुलेरिया साहब को सैल्यूट करूंगा, क्योंकि देखिए जो लोग दूसरों की जान बचाने का प्रयास करते हैं वो बहुत बड़ा काम होता है। मगर उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने आप को करेक्ट करूं, मैं फैक्ट्स लेके आया हूं। गुलेरिया साहब, मैं सीएजी की रिपोर्ट आपके सामने पढ़ता हूं, एक पैराग्राफ है, द परफॉर्मेंस ऑफ एनडीएमए इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन हैज बीन एबिस्मल, मतलब बहुत खराब। सो फार नो मेजर प्रोजेक्ट टेकन बाय एनडीएमए हैड सीन कंप्लीशन। इट वाज नोटिस्ड दैट एनडीएमए सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स विदाउट प्रॉपर ग्राउंड वर्क एंड एज अ रिजल्ट either the projects were abandoned midway or were incomplete after a considerable period. CAG report says. चलिए हो गया, कोई इल्जाम हो गया संबित पात्रा। इतना डीआईजी साहब को जवाब देना चाहेंगे आप इसका? उसके बाद जरा मैं प्रियंका चतुर्वेदी के पास जाऊंगा। डीआईजी साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एनडीआरएफ जो है वो अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से सचेत है और हम पूरी ड्यूटी अपनी बढ़िया से कर रहे हैं। एनडीएमए की तरफ से जो डायरेक्शन मिलती है उसको हम प्रॉपर तरीके से ग्राउंड पर कार्रवाई करते हैं। शुक्रिया। प्रियंका चतुर्वेदी, मैं फिर एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपकी बात हुई है हिमाचल सरकार से? और जो कुछ हुआ ठीक है, 3 वहां के जो कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वहां हादसे पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं कहा जाता है, जो खबरें हैं उसके मुताबिक, और आगे भी हादसे होंगे। तो हम कैसे माने कि अब के बाद से हादसे नहीं होंगे? इसके लिए क्या लगता है अगले 1 महीने 2 महीने में सरकार कर लेगी? इनकी जाने तो वापस लौट नहीं सकती। वीरभद्र सिंह कह भी चुके हैं कि नदियों के किनारे के राज्य में होता रहता है, कह गए। उसके बाद शानदार शिमला के अपने पैलेसियल सीएम हाउस में अभी हो सकता है शाम का कहवा और कॉफी पी रहे होंगे वीरभद्र सिंह। अंजुम जी, मुझे जवाब देने दीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं है जी। मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं कि सीएम साहब ने बहुत क्लियरली ये कहा था कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे 2-4 लोगों की मौत हुई है, पर इस तरीके की बिग इंसिडेंट जो आज हमने देखा है वो नहीं हुआ है। दूसरा, मैं या तो हम एक स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, फाइंडिंग्स जो इंटरिम फाइंडिंग्स है उसको उस पे डिस्कस कर सकते हैं, या आपके जो सूत्र हैं उनके बेसिस पे हम ये पूरा डिस्कशन कर सकते हैं। जो फैक्ट्स मेरे सामने हैं, रिपोर्ट मेरे सामने है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तीसरी बात मैं कहूंगी कि बहुत ही नेगेटिव सोच होगी कि आने वाले समय में भी सेम घटनाएं वापस घटित हों। हमें कोशिश ये करनी है, और स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से कमिटेड है कि इस तरीके की घटनाएं हिमाचल में फिर से कभी ना हो। और मैं कहूंगी ना कि सिर्फ हिमाचल में, मैं चाहूंगी कि गोवा में भी ना हो, मध्य प्रदेश में ना हो, राजस्थान में ना हो, महाराष्ट्र में ये स्टेट गवर्नमेंट कमिटेड तब हुई जब ये 24 जाने गई। प्रियंका चतुर्वेदी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इसी सवाल के साथ कि 24 जाने अगर जाती है, मैं फिर कह रहा हूं सलामती की दुआ कीजिए कि उनमें से कुछ बच्चे, कुछ छात्र छात्राएं वापस लौटे, लेकिन अगर नहीं लौट पाते हैं, ऊपर वाले के हाथ में अगर नहीं लौट पाते हैं, तो गुनाहगार कौन, और गुनाहगार को क्या सजा के तौर पर सिर्फ 3 अधिकारियों को, इंजीनियरों को सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल में मंडी के पास 18 लड़के और 6 लड़कियां स्टडी टूर के लिए जा रही थी कुल्लू मनाली। सड़क के किनारे व्यास नदी में उतरी, कुछ तस्वीरें खिंचवाने लगे छात्र छात्राएं, और उसके बाद उसी बीच डैम से पानी छोड़ा गया, सैकड़ों क्यूसेक पानी, और उस पानी की धार में, रफ्तार में छात्र छात्राएं
पानी में समा गए। 4 से 5 लाशें मिली है, बाकियों का पता नहीं। जो एनडीआरएफ के डीआईजी हैं वो कह रहे हैं उम्मीद कम है, परिवारों में मातम है। और वीरभद्र सिंह जो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं पहाड़ी राज्यों में, नदियों का जो राज्य होता है वहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, एक छोटा सा सवाल क्योंकि वक्त कम है, आखिर जिम्मेदारी किसकी? और जो जिम्मेदार लोग हैं, मान लें कि 3 सस्पेंड हो गए, बस काम खत्म हो गया, अकाउंटेबिलिटी तय हो गई सिर्फ उन 3 पर। देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगी, अकाउंटेबिलिटी उन पे नहीं खत्म हुई है। और मैंने आपको शुरू में भी कहा था, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फाइंडिंग्स के हिसाब से 3 इंजीनियर्स की गलती मानी गई है, उनको सस्पेंड किया गया है। आगे आने वाले समय में फाइनल रिपोर्ट जैसे ही आएगी, जो जो जिम्मेदार पाए जाएंगे उनको उन पे एक्शन लिया जाएगा। क्या मंत्री पर भी एक्शन लिया जाएगा? जो मंत्री हैं, जो ऊर्जा मंत्री हैं, जिनके अंडर हाइडल पावर प्रोजेक्ट आता है, मंत्री की जिम्मेदारी होगी, मंत्री की। मैं किसी, अंजुम जी, आप मुझसे कोई भी सवाल इस समय पे पूछेंगे, ऐसे सवाल मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपसे कह चुकी हूँ, रिपोर्ट इंक्वायरी बिठाई गई है, रिपोर्ट फाइंडिंग्स जो भी होगी, एक्शन उसके हिसाब से लिया जाएगा। चलिए मैडम क्वात्रा, आपने सुना पूरी बात, लेकिन जिस ढंग से डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जो तैयारियां होती है, और ऐसे पहाड़ी रास्ते में अगर होता है, क्या हम उन तैयारियों में भी तो नाकाम हैं कि वक्त पर हम रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं भेज पाते हैं? और स्टेट के पास भी कुछ नहीं है। हाइडल पावर प्रोजेक्ट जहां है, जहां पानी छोड़ा गया, वहां भी इसका इंतजाम होना चाहिए था। बिल्कुल। डीएम एक्ट के तहत स्टेट की अपनी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होनी चाहिए, कहाँ है वो? और उसके साथ में जो ये हाइडल प्रोजेक्ट है, इसका अपना लाइफ सेविंग ना इक्विपमेंट हमें नजर आ रहा है, ना कोई सिस्टम नजर आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि पूरा सिस्टम फेलियर है। अब जहां एनडीआरएफ का है, उसका बहुत प्रशंसा की जा सकती है कि वो पहुंच जाते हैं, इस आपदा को भी पहुंचे हैं वो एकदम जितना जल्दी वो कर सकते थे। मगर मैं फिर भी कहूंगी कि टेक्निक्स जो है आज जो दुनिया भर में अवेलेबल हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ओपन वाटर रेस्क्यू ऑपरेशंस जो जिस तरह से होते हैं, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशंस, उसमें हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है। चलिए, वक्त कम है, अंजलि क्वात्रा, हमें रोकना पड़ेगा। प्रियंका चतुर्वेदी, एसएस गुलेरिया, डीआईजी एनडीआरएफ, संबित पात्रा, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आपको फिर बता दें, 24 छात्र छात्राएं जो आंध्र प्रदेश से स्टडी टूर के लिए निकले थे और इंजीनियरिंग के छात्र थे, उनमें 18 लड़के, 6 लड़कियां लापता हैं। 5 की लाशें मिल चुकी हैं, बाकियों का पता नहीं। परिवारों में मातम है। और सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि नदियों के किनारे जो राज्य होते हैं, वहां ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जब उनसे पूछा गया कि यहां कहा जा रहा हूटर और सायरन नहीं बजे, तो उन्होंने कहा ये जो सवाल पूछ रहे हैं उनकी विचारधारा का सवाल है। ऐसे मुख्यमंत्री जिस सूबे में हो, वहां ऐसी घटनाएं वाकई होती रहेंगी। और वीरभद्र सिंह हो सकता है शिमला में शानदार आलीशान बंगले में इस वक्त शाम की कॉफी पी रहे होंगे, चैनल देख रहे होंगे। उन्हें पता नहीं कि 24 परिवारों में कितना मातम होगा। अगर पता होता सियासत में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को, तो शायद यह हादसा नहीं होता। धन्यवाद।